नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखते हैं आज का 9 जनवरी और 10 जनवरी 2022 का डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया? अगर आपको पता है कि भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। राइट आंसर होगा ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है छात्रों द्वारा विकसित अवधारणाओं और प्रोटोटाइप के 10,000 प्रमाण पत्रों को सहायता प्रदान करना। दूसरा है स्कूली बच्चों द्वारा विकसित अवधारणाओं के 1,000 प्रमाण को सहायता प्रदान करना। राज्य में कम से कम 500 शैक्षणिक संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज को कवर करते हुए लाभार्थियों के लिए एक मजबूत फ्री इंक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जाना और 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करना। राज्य के विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 5 करोड़ तक के लाभ के प्रावधान करना, ये सभी इस योजना के उद्देश्य हैं। आज का जीके ज्ञान देख लेते हैं। हाल ही में एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में 5 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक बन गए हैं भारत की तरफ से। कौन? उर्जित पटेल। किसका स्थान लिया है इन्होंने? डीजे पांडियन का स्थान लिया है। किसने? उर्जित पटेल ने। ओके, पांडियन के स्थान पर जाएंगे। याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बीजिंग में मिलेगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ली लिक्विन है, ये भी चाइना के ली लिक्विन। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से याद रखेंगे। हाल ही में भारत की 73rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत सुब्रमण्यम बने हैं। कहाँ से हैं ये? चेन्नई से हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 के पहले विजेता भी विश्वनाथ आनंद थे। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात आई है तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है? 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। कमेंट सेक्शन में बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मैंने राज्य का जिला नहीं पूछा, सिर्फ राज्य पूछा, इसलिए जरूर कमेंट कीजिएगा। माइंड मास्टर नामक ऑटोबायोग्राफी किसकी? तो ये विश्वनाथ आनंद की है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये थी श्री विजय लक्ष्मी। देश की वर्तमान में 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से हैं। फिडे क्या है? तो फिडे विश्व स्तर पर शतरंज जो होता है, चेस होता है, उसको रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लुजान स्विट्जरलैंड में। लुजान स्विट्जरलैंड में। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में आया राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुस्नीवाला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा सी, पंजाब। पंजाब बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, चलिए देख लेते हैं क्यों। हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा रैली में सेंध के कारण उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुस्नीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुस्नीवाला, ये पंजाब में जगह का नाम है हुस्नीवाला। इसमें 3 राष्ट्रीय शहीदों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की क्रांतिकारी भावनाओं को दर्शाया गया है। भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल नई दिल्ली में बम फेंका था। उन पर और उनके 2 बहादुर साथियों राजगुरु और सुखदेव पर 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारने का मुकदमा चलाया गया, ना कि असेंबली हॉल में बम फेंकने पर। ओके, याद रखिएगा ये। इन तीनों क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले की जल्दबाजी में सुनवाई के बाद उन्हें 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में निर्धारित फांसी दिन से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। इसीलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्या? शहीदी। ओके, और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। जेल अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार तोड़ दी और गुप्त रूप से भगत सिंह और साथियों को
के शवों को सतलुज नदी के तट पर अनौपचारिक दाह संस्कार के लिए लाया गया। B.K. दत्त, बटुकेश्वर दत्त का 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में निधन हो गया और उनकी अंतिम वसीयत के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी सतलुज नदी के तट पर ही किया गया। तो ये सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ है? हुस्नीवाला, पंजाब में। जी के ज्ञान देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है भाई? तो देखो, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद 2006 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह, तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया था? 2006 में घोषित किया गया था कि अब 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अभी तक विश्व हिंदी जो सम्मेलन है ये 11 हो चुके हैं। ओके, याद रखना। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा, फारसी भाषा से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते? हिंदी को हमने भाषा के रूप में अपनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब अपनाया? 14 सितंबर को। तो इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है अपना? 64th, ओके, 64वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। DRDO को वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। उसमें 6 डॉट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ओके, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो इसी की मदद से पढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत और इसलिए 2003 से मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। ICMR राष्ट्रीय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सतीश अडिगा को। सतीश अडिगा के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजर जो टेक्निक है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से ICMR के द्वारा सम्मानित किया गया है। न्यूमरोलॉजी जो अंकों के आधार पर बताते हैं आपका भविष्य, वो में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? तो JC चौधरी के नाम हुआ है। किसके? JC चौधरी। ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन 2021 अवार्ड किसे मिला है? विरल देसाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी के सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में एक नई RT-PCR परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है जो यह पता लगा सकती है कि क्या एक नमूना कोविड-19 पॉजिटिव है और यह संक्रमण ओमिक्रॉन का है या नहीं। यह किन की साझेदारी से विकसित किया गया? राइट आंसर होगा A, टाटा MD और ICMR के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में भारत ने एक नई RT-PCR परीक्षण किट को मंजूरी दी जो यह पता लगा सकती है कि एक नमूना कोविड-19 पॉजिटिव है और यह संक्रमण ओमिक्रॉन है या नहीं। ओमिक्रॉन डिटेक्टिंग RT-PCR किट को टाटा MD और ICMR की साझेदारी में विकसित किया गया है। यह नई किट 4 घंटे में ओमिक्रॉन का परीक्षण करेगी और देश के जीनोम अनुक्रमण प्रयासों को बढ़ावा देगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण के लिए जो किट है उसकी कीमत 250 रुपए तय की गई है। कंपनी के अनुसार यह किट 12 जनवरी से बाजार में उपलब्ध होगी। यह नई किट इस मायने में अनूठी है कि यह 2 स्तरों पर काम करेगी। यह SARS-CoV-2 का पता लगाती है। इसमें S जीन के लिए 2 विशिष्ट लक्ष्य हैं जो यदि 2 S जीन लक्ष्य प्रकाश में आते हैं तो कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट का होने की पुष्टि हो जाती है। कंपनी ने कहा है कि इस पद्धति का उपयोग करने वाला यह ऐसा पहला परीक्षण है। ICMR के साझेदारी में मूल्यांकन की गई किट ने ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 वेरिएंट के लिए 100% संवेदनशीलता और 99.25% विशिष्टता प्रदर्शित की है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आज का जीके ज्ञान देख लेते हैं। लीजन लीग क्रिकेट ऑल वीमेन मैच ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? झूलन गोस्वामी को। किसे बनाया गया है? झूलन गोस्वामी। ये जो लीजन लीग क्रिकेट है ये जो क्रिकेटर रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी क्रिकेट लीग होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ये लंदन में आयोजित होने वाली है 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चौथे कहाँ होंगे? देखो,
चौथे होने थे 2021 में हरियाणा के पंचकुला में, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनका आयोजन नहीं हो पाया। अब होंगे वो भी फरवरी 2022 में ही। चौथे कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। और पांचवे कहाँ होंगे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी 2022 कहाँ होंगे? कर्नाटक में होंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम किया गया, किस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का है ये। लोसांग महोत्सव, नामसूंग महोत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम पहला, याद रखिएगा, हमारा जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। और ये ओपन डिफेक्शन ODI फ्री भी पहला स्टेट है। पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। फेस्टिवल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर मदुरई, तमिलनाडु को कहा जाता है। हाल ही में निम्न में से किस मंदिर के लिए उस राज्य की राज्य मंत्रिमंडल ने मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दिया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कौन सा मंदिर है भाई ये? तो ये होगा आपका कोणार्क सूर्य मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। राइट आंसर होगा बी, श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा। हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत संशोधन में अब मंदिर की भूमि संबंधी मामलों के निपटान की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अपनी शक्तियों को बांट देना। मंत्रिपरिषद ने जगन्नाथ मंदिर के नाम पर भूमि की बिक्री और पट्टे पर देने के लिए मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया है। पहले के विपरीत प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता अब नहीं होगी। उपयोगी और अनुपयोगी भूमि की बिक्री के माध्यम से मंदिर अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी एकत्रित करेगा। कैबिनेट ने इस खंड में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका अर्थ है कि मंदिर के स्वामित्व वाली किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे पर देने, गिरवी रखने या बेचने के लिए राज्य सरकार से किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता अब नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन समिति, जिले का प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अब स्वतंत्र होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 छत्तीसगढ़। अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव उत्तराखंड। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा किसने दिया? पंजाब। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा किस राज्य ने दिया है? पंजाब ने। हाल ही में वीर बाल दिवस किस तारीख को घोषित किया गया? 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषित किया गया। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 2021 में। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल CDS बिपिन रावत के नाम पर रखने की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय, अभी पूछा था मैंने आपसे, ये कहाँ बनाया जा रहा है? मेरठ में। इसी का नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया है? मां शाकंभरी स्टेट यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का और ये आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ है ये? अलीगढ़ में। क्लियर? सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा क्लाउडेड लेपर्ड के फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, नागालैंड में। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने नागालैंड में भारत और म्यांमार सीमा पर एक समुदाय के स्वामित्व वाले जंगल में लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर क्लाउडेड लेपर्ड के फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। यह रिपोर्ट किए गए सबसे ऊंचे स्थानों में से एक, मतलब इतनी अधिक ऊंचाई पर पहली बार ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां अब तक दुनिया में इस जानवर को देखा गया है। क्लाउडेड लेपर्ड, इसकी त्वचा पर बादल के आकार के पैटर्न के कारण इसका यहाँ नाम क्लाउडेड लेपर्ड पड़ा है। इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म बहुत बार आता है, याद रखिएगा। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डाटा लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसे?
क्लाउडेड लेपर्ड को। यह मेघालय का राज्य पशु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मिला कहाँ पर है, नागालैंड में, लेकिन किस राज्य का राज्य पशु है क्लाउडेड लेपर्ड, मेघालय का। इसे अधिक शोध और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भारत के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। मतलब भारत के जो प्रयास किए जा रहे हैं इसके संरक्षण के लिए, उसमें ये एक बड़ी उपलब्धि है। किस देश द्वारा बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाया गया है? याद रखिएगा, फिलीपींस। फिलीपींस में अब 18 वर्ष से अगर कम उम्र की लड़की की शादी होती है तो लड़की के जो माता पिता हैं उन्हें सजा होगी 6 वर्षों की। ठीक है, कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही बाल विवाह होते हैं, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बाल विवाह होते हैं। तो यहाँ पर फिलीपींस में भी विवाह की आयु कितनी है? 18। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ओके। देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? तो ये केवड़िया ही है। देश में स्टेचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी तो हमें पता है सरदार वल्लभ भाई की है 182 मीटर की। ठीक है, लेकिन स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो ये पाली राजस्थान में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? आचार्य विजय वल्लभ की है। किसकी? आचार्य विजय वल्लभ। रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, रतन टाटा की बायोग्राफी नवंबर 2022 में रिलीज होगी। किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? नोदिर बेक ने जीता। और ये नोदिर बेक ने कार्ल मैग्सन जो है नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी, विश्व नंबर 1, इन्हें हराकर जीता है। और ये नोदिर बेक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 11 जनवरी। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है, आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? पियरे ओलिवर। इससे पहले किनका स्थान लिया है पियरे ओलिवर ने? तो भाई इन्होंने स्थान लिया है गीता गोपीनाथ का। पहले गीता गोपीनाथ थी मुख्य अर्थशास्त्री। अब गीता गोपीनाथ को जो आईएमएफ के 4 डिप्टी मैनेजर होते हैं उनमें शामिल कर लिया गया है। तो आईएमएफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है कौन? गीता गोपीनाथ। फिर है आईएमएफ की एमडी कौन है वर्तमान में? मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किनके सहयोग से प्रधानमंत्री फर्टिलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत प्रमुख 6 एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किए गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, नेफेड और खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेफेड ने प्रधानमंत्री फर्टिलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत 6 एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किए हैं। मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के तहत चयनित 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 10 में से 6 जारी हुए हैं अभी। इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 और 40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90 और 10 के अनुपात में। विधायी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वहां पर 40 और 60, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%। मतलब जहां पर विधायिका मतलब विधानसभा कहाँ कहाँ है केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी में है। तो यहाँ क्या रहेगा अनुपात? 60 और 40 रहेगा। हाल ही में निम्न में से किस उच्च न्यायालय में एक अदालत की अवमानना के मामले में पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना का सामना कर रहे एक पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायालय में यही भाषा मान्य थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यहाँ पर बोल रहे हैं अधिकारी भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, ना कि नेशनल लैंग्वेज। देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, याद रखेंगे आप लोग, ओके।
अनुच्छेद 348(1)(a) में यह प्रावधान है कि जब तक संसद कानून द्वारा कोई प्रावधान नहीं करती तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही किसमें होगी? अंग्रेजी भाषा में होंगी। भारतीय संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। जब संविधान स्वयं मान्यता देता है तो न्यायाधीश तो बोलेंगे ही ना आपसे, लेकिन वहां पर यह भी प्रावधान है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, तो जो भी कोई अपनी भाषा में अपना बयान देना चाहता, अपनी बात रखना चाहता, तो उससे वो आज़ादी है। हालांकि इसके साथ ही यह चेतावनी भी है निहित है कि जब उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाता है तो उच्च न्यायालय के निर्णय अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज का जीके ज्ञान। हाल ही में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाटा बन गया है, 2023 के लिए बना। इससे पहले कौन था? चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो थी। वीवो ने 2023 तक भारत जो बीसीसीआई है इसके साथ समझौता किया था, लेकिन ये कब तक करेगी? मार्केट मतलब इनको इतना प्रॉफिट हुआ नहीं और इनकी जो बोली लगाई गई थी 2023 के लिए तो उसे टाटा ने जीत लिया है। याद रखेंगे। आईपीएल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा, ये भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस सरकार ने मातृत्व लाभ अवकाश 180 दिन कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। किस देश के द्वारा गेटवे टू हेल को बंद करने की योजना बनाई जा रही? तुर्कमेनिस्तान। कौन बंद कर रहा है? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस समिति की सिफारिश को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार करके ओबीसी के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2021-22 के लिए 10% कोटे के साथ नीट पीजी काउंसलिंग प्रवेश को मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, अजय भूषण पांडे समिति। यहाँ देखिए, जया जेटली जो समिति है ये आयोजित किस पर बैठाई गई थी? तो ये बैठाई गई थी लड़कियों की जो एज है शादी की उसे 18 वर्ष से 21 वर्ष करने पर। तो याद रखिएगा जया जेटली समिति को। फिर अजय भूषण पांडे समिति, इसने ये बोला था कि भाई नेट पीजी काउंसलिंग में जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कितना मिलना चाहिए? 10%, ओबीसी को 27%। ओके। स्वामीनाथन समिति ये 2015 में गठित की गई थी। ओके, और ये किसके लिए थी स्वामीनाथन समिति? तो याद रखिएगा, जो स्वामीनाथन समिति थी इसका गठन 2015 में किया गया था किसानों की समस्याओं को लेकर। और रामानंद समिति 1993 में आई थी। तो ये ओबीसी जो होता है, ओबीसी में भी क्या होती है? क्रीमिलियर, मतलब जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होती है। तो वो क्रीमिलियर की जो सीमा है वो रामानंद समिति 1993 के द्वारा बताई गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्वामीनाथन जो समिति है ये आपकी है किसको? किसानों की समस्याओं को लेकर। और अभी किसान जो आंदोलन हुआ था आपने देखा होगा, उसमें किसान अड़ गए थे सरकार पर कि आप स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2021-22 के लिए 10% आरक्षण के साथ ही नीट पीजी काउंसलिंग प्रवेश को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय भूषण पांडे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और वर्तमान में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए 8 लाख के मानदंड पर बने रहने का निर्णय लिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल सेवानिवृत्त एस.आर. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2005 में किया था, जिसने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अजय भूषण पांडे समिति का कार्य संविधान के अनुच्छेद 15 की व्याख्या करना था। क्या है संविधान के अनुच्छेद 15 में? यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं, बच्चों तथा नागरिकों के उत्थान के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे आरक्षण, मुफ्त शिक्षा तक पहुंच आदि। तो ये क्या नहीं होगा? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुनः समाचार पत्रों में चर्चा में आया कच्छद्वीप द्वीप निम्न में से किन देशों के मध्य विवाद था जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश को दे दिया गया? राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका।
हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 68 मछुआरों और 10 नौकाओं को वापस ले लिया गया है। ये श्रीलंका के जो वायुसेना जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्हें पिछले महीने श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपने हिरासत में ले लिया था। ज्ञात है कि भारतीय और श्रीलंकाई दोनों मछुआरे सदियों से पाक खाड़ी किन दो देशों के बीच में, तो याद रखिएगा श्रीलंका और भारत के बीच में मछलियां पकड़ रहे हैं। 1974 में भारत और श्रीलंका द्वारा एक समुद्र समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही यह समस्या सामने आई है। 1976 में पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे की जल में मछली पकड़ना बंद करने पर सहमत हुए थे। 1974 और 76 में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी नियमों के तहत किया गया था। द्विपक्षीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने और शिपिंग प्रतिबंध लगाती है। हालांकि समझौता मछुआरों को इस जल में मछलियां पकड़ने से नहीं रोक सका, क्योंकि मछुआरों को कोई सीमा ही पता नहीं है। बाद में भारत और श्रीलंका ने मछुआरों के मुद्दे पर स्थायी समाधान खोजने में मदद करने के लिए दोनों देशों के बीच 2016 में मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति बनी थी। कच्छातीवु द्वीप, जो अब तक मछुआरों द्वारा अपनी मछलियों को चाटने तथा अपने जाल छाटने होगा। मछलियों को छाटना, जो जाल फैलाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां फंस जाती हैं, तो उन्हें अलग अलग किया जाता है। ओके, मछलियों को छाटने, अपने जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। IMBL की दूसरी तरफ चला गया है। क्या चला गया? जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा उसके दूसरी ओर चला गया। अब भारतीय सैनिक इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जल में आप कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। इस वजह से भारतीय सैनिक क्या होते हैं, इस द्वीप के उस ओर चले जाते हैं। भारतीय मछुआरों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उनमें से बड़ी संख्या श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने पर निर्भर है। मतलब उनका जीवन यापन ही इसी क्षेत्र में मछली पकड़ते हुए चल सकता है। 1976 के समुद्री समझौते द्वारा निषिद्ध है। साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरे ट्रोलिंग पर निर्भर हैं, जो श्रीलंका में क्या की गई है, प्रतिबंधित की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप भारत और श्रीलंका के जो मछुआरों को पकड़ने की समस्या है, इस पर आप पूरा समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन के अंतर्गत कौन कौन भाग ले रहे हैं? कनाडा और दक्षिण कोरिया, भारत और क्वाड देश, सी है ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ भारत और क्वाड समूह में उसके सहयोगी बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में भाग ले रहे हैं। यह पश्चिमी प्रशांत के गुआम में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय उच्च स्तरीय पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर केंद्रित है। इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियां शामिल होंगी, जिसमें नकली लक्ष्यों पर नजर रखने से लेकर अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी पर नजर रखने तक की गतिविधियां शामिल होंगी। प्रत्येक इवेंट को सूचीबद्ध किया जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार प्राप्त होगा। रॉयल कैनेडियन वायुसेना ने पिछले वर्ष 2021 के इस अभ्यास में ड्रैगन बेल्ट जीती थी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में खबरों में रहा धारचूला पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, महाकाली नदी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि ये हमारे खेल मंत्री भी हैं, याद रखेंगे। कैबिनेट ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच पुल के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यह धारचूला ब्रिज महाकाली नदी पर बनेगा और उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के क्षेत्र से जोड़ेगा। याद रखेंगे, कहाँ है महाकाली नदी? उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। कौन सा ब्रिज बनेगा? धारचूला ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था 9 और 10 जनवरी का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का जो रहेगा वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड आपके लिए कर दिया जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
टेक केयर।